आज का हमारा विषय है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले दोनों शब्दों को समझना होगा, राजनीतिक तथा सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत प्रायः दो शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक तथा सिद्धांत। राजनीतिक को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के शब्द पॉलिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नगर या राज्य। सिद्धांत शब्द की उत्पत्ति यूनान के ग्रीक भाषा के शब्द थीरिया से हुई है। थीरिया सिद्धांत का अर्थ है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी वस्तु के अस्तित्व और उसके कारणों को समझने में मदद करे, या सरल शब्दों में कहें तो गहन चिंतन एवं मनन करना। यहाँ पे मनन का अर्थ बहुत गहरा और सार्थक है। साधारण शब्दों में कहें तो मनन का अर्थ है सोचे हुए विषय पर बार बार गहराई से विचार करना। राजनीतिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के संदर्भ में मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब हम कुछ पढ़ते या सुनते हैं तो वह केवल जानकारी होती है, लेकिन जब हम उस जानकारी पर शांति से बैठकर विचार करते हैं कि यह क्यों कहा गया या इसका क्या प्रभाव होगा, तो उसे मनन कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो उसके पीछे के व्हाट और वाई को खोजना तथा समझना, अर्थात मनन का उद्देश्य सत्य तक पहुंचना है। यूनानी विचारकों जैसे सुकरात और प्लेटो का मानना था कि किसी भी चीज को सच मानने से पहले उस पर मनन करना जरूरी है। यह केवल ऊपरी विचार नहीं, बल्कि चिंतन की एक अवस्था है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है किसी बात पर शांत एवं गंभीर चिंतन अवस्था में उसे ग्रहण करने अथवा समझने के अभिप्राय से डाली गई एक पूर्ण सकेंद्रित मानसिक दृष्टि। कम शब्दों में कहें तो राजनीतिक सिद्धांत का मतलब राजनीतिक मुद्दों पर चिंतन मनन करना है। राजनीतिक सिद्धांत तथा राजनीतिक विज्ञान का प्रयोग कई बार एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है दोनों एक ही शब्द है, लेकिन दोनों में फर्क है। राजनीतिक सिद्धांत को लेकर विचारकों में एक मत का अभाव रहा है। आरंभ से ही विचारकों ने राजनीतिक मुद्दों जैसे राज्य तथा सरकार अथवा राजनीतिक संस्थाओं का गठन, उनके स्वरूप, उनके लक्ष्य, उनका कार्य संचालन, सत्ता आदि को अपने विचार विमर्श का केंद्र बनाया है। अनेक विचारकों ने न केवल अपने अपने समय के राजनीतिक मुद्दों से संबंधित समस्याओं को उठाया है, अपितु उनके समाधान भी अपने अपने दर्शन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अतः स्पष्ट है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक मुद्दों से संबंधित ज्ञान है। जब जब राजनीतिक मुद्दे उभरते रहे हैं, तब तब राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आवश्यक समझा गया है और इसी विषय के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान भी ढूंढा गया है। आरंभ से ही राजनीतिक चिंतकों का उद्देश्य उन प्रश्नों के उत्तर का तलाश करना रहा है जिससे व्यक्ति तथा राजनीतिक समुदाय का विकास हो सके। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य ऐसे नियमों की खोज करना है जिससे शासक, जिन पर शासन का उत्तरदायित्व है, तथा शासित आम जनता के बीच एक संतुलन संबंध स्थापित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कैसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत केवल वर्तमान स्थिति का विवरण ही नहीं देते, बल्कि वे एक ऐसे आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार करते हैं जहां शक्ति का दुरुपयोग न हो और प्रत्येक नागरिक को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। इस प्रकार यह चिंतन व्यक्ति और समाज के बीच के गहरे संबंधों को परिभाषित करता है और एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था की नींव रखता है। राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए उसे एक सिद्धांत, विज्ञान एवं तत्व ज्ञान के रूप में समझना होगा। राजनीतिक सिद्धांत किसी राजनीतिक घटना के विषय में हमें यह बताता है कि उस घटना विशेष में क्या हो रहा है, वह घटना क्यों घटी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं कब और कैसे हो सकती है। साथ ही हमारे समक्ष विभिन्न राजनीतिक विकल्पों को खोलने का एक साधन भी है। जब राजनीतिक सिद्धांत अपने कार्य का सफल निष्पादन करता है तो वह मानवता के विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है। जहां प्लेटो को राजनीतिक सिद्धांत का जनक यानी फादर माना जाता है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति द रिपब्लिक में आदर्श राज्य, न्याय, शिक्षा और दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने राजनीति को नैतिकता और दर्शन से जोड़ा, जिससे राजनीतिक चिंतन को एक दार्शनिक आधार मिला।
तो वहीं अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने राजनीति का अध्ययन एक वैज्ञानिक और अनुभवजन्य दृष्टिकोण से किया। उनकी कृति पॉलिटिक्स में विभिन्न शासन प्रणालियों, नागरिकता, संविधान और राज्य की भूमिका का तुलनात्मक विश्लेषण मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत की यह परंपरा एक अद्भुत गुरु शिष्य श्रृंखला से जुड़ी है, जहां सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिनके बारे में कहा जाता है इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी, इनके गुरु थे अरस्तु, और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात। सुकरात ने प्लेटो को दर्शन की नींव दी, प्लेटो ने उसे राजनीतिक सिद्धांत में रूपांतरित किया। अरस्तु ने इन विचारों को वैज्ञानिक रूप दिया और सिकंदर महान को शिक्षित कर उन्हें व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान दिया। प्राचीन यूनानी लेखक अरस्तु ने अपने महान लेख ग्रंथ पॉलिटिक्स का आरंभ इस वाक्य से किया था कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसे राज्य जैसी संस्था की आवश्यकता है, और जो मनुष्य राज्य में नहीं रहता या जिसे राज्य की आवश्यकता नहीं है, या तो वह जानवर है या तो वो ईश्वर है। उस समय यूनान के नगर राज्य की एक विशेष बात यह थी कि उनके नागरिक अपना शासन स्वयं चलाते थे। समाज में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लेने की चाह, जीवन का विकास करने की लालसा और दूसरों से अपनी बात मनवा लेने की इच्छा, यही वे बातें हैं जिनसे लोग राजनीतिक सिद्धांत में बंध जाते हैं। यूनानी विचारकों का मानना है कि जीवन के स्तर को बेहतर बनाने में परिवार, शिक्षा संस्थाएं, न्याय, कानून और सरकार ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसलिए ये सभी राजनीति के विषय हैं। अरस्तु के अनुसार राज्य में सद्जीवन की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेता है या जो नियम, संस्थाएं और संगठन बनाता है, उन सब को अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन का विषय माना है। इसे हम राजनीति की चिर सम्मत की धारणा कहते हैं। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान का दर्जा दिया है, क्योंकि वह मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं को व्यवस्थित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। राजनीति की सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति को अपने वश में करने का प्रयास करता है। अन्य ज्ञान विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन को संवारने के साधन है। राजनीति के अंतर्गत राज्य के कार्यों और शासन के अंगों का ही विवरण नहीं होता, बल्कि उसमें इनकी शक्तियों, प्रकृति, भूमिका व लक्षण का भी अध्ययन किया जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत में विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है, जो राजनीतिक बहस के दौरान प्रयोग में लाए जाते हैं। बहुत से विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेविड हेल्ड की। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें राज्य, शासन और समाज की प्रकृति व लक्ष्यों और कार्यों के साथ साथ मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल है। तो वहीं दूसरे नंबर पर है कोकर। कोकर के अनुसार जब राजनीतिक शासन, उसके रूप एवं उसकी गतिविधियों का अध्ययन केवल अध्ययन या तुलना मात्र के लिए ही नहीं किया जाता, अथवा उनको उस समय के और स्थायी प्रभावों के संदर्भ में ही नहीं आंका जाता, बल्कि उनको लोगों की आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं उनके मतों के संदर्भ में घटनाओं को समझा व इनका मूल्य आंका जाता है, तब हम इसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है एंड्रयू हैकर। एंड्रयू हैकर के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत एक और बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य तथा समाज की तलाश है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक एवं सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी का मिश्रण है। तो वहीं चौथे नंबर पर है प्रोफेसर पोलार्ड। प्रोफेसर पोलार्ड के अनुसार राजनीतिक अध्ययन को दो भागों में बांटा जा सकता है, सिद्धांतिक राजनीति एवं व्यवहारिक राजनीति। सिद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत राज्य के कार्यों और इसके अंगों की शक्तियों और कुछ मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों का भी अध्ययन किया जाता है। तो वहीं व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत राजनीति के अनौपचारिक संगठन जैसे राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह, जनमत इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। साथ ही निष्कर्षता का भी अध्ययन किया जाता है। तो वही नंबर 5 पर है आर्नोल्ड ब्रैक्ट। आर्नोल्ड ब्रैक्ट ने अपनी पुस्तक व्हाट इज थियरी में थियरी सिद्धांत शब्द की विस्तृत, व्यापक या परिमित, संकीर्ण दोनों अर्थों का जिक्र करते हैं। यानी ये विस्तृत करके भी बताते हैं और परिमित करके भी बताते हैं, अधिक शब्दों में भी और कम शब्दों में। विस्तृत भाव में वह कहते हैं सिद्धांत का अर्थ है किसी विषय पर एक चिंतक की संपूर्ण शिक्षा, जिसमें तथ्यों, उसके स्पष्टीकरण
इतिहास की उसकी अवधारणा, उसके मूल्य निर्णयों तथा लक्ष्यों, नीतियों व आधारभूत कारणों, विश्लेषण, समीक्षा तथा आलोचना का वर्णन होता है। परिमित भाव में वह कहते हैं, सिद्धांत का अर्थ है केवल अथवा कम से कम मुख्यतः व्याख्यात्मक विचार। राजनीतिक सिद्धांत की एक बड़ी ही विशद परिभाषा पॉलिटिकल साइंस डिक्शनरी में दी गई है, जिसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। वह विचार का संकलन जो राजनीतिक दृश्य घटना का मूल्यांकन करने, उसको स्पष्ट करने व उसका पूर्वानुमान करने का प्रयास करता है। राजनीतिक विज्ञान के एक उपक्षेत्र के रूप में यह राजनीतिक विचारों, मूल्यों व संकल्पनाओं तथा राजनीतिक व्यवहार के पूर्वानुमान संबंधी स्पष्टीकरण से संबंध रखता है। इसके विस्तृत अर्थ में इसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। एक है अपने मूल्य, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक व काल्पनिक महत्वों के साथ राजनीतिक तत्व ज्ञान अथवा प्रासंगिक सिद्धांत। दूसरी शाखा है दुर्बोध, प्रतिरूप व वैज्ञानिक रूप से परीक्षणीय प्रस्थापनाओं के निरूपण के माध्यम से ज्ञान को स्पष्ट करने, पूर्वानुमान करने, मार्गदर्शन करने, अन्वेषण करने व सुव्यवस्थित करने के अपने प्रयास के साथ अनुभविक सिद्धांत। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत का वर्णन एक वैज्ञानिक, तार्किक और मूल्य आधारित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत तीन बातों पर जोर दिया जाता है: अवलोकन, व्याख्या तथा मूल्यांकन, यानी ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लेनेशन और वैल्यू जजमेंट। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्रथम चरण अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। राजनीतिक विचारक अपने समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का गहन अवलोकन करता है। जब वह किसी व्यवस्था से असंतुष्ट या चिंतित होता है, तब वह अपने विचार प्रस्तुत करता है। प्लेटो, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, मार्क्स और लॉर्ड ब्राइस जैसे विचारकों ने अपने अपने युग की समस्याओं और परिस्थितियों के आधार पर राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया। उदाहरण के लिए, हॉब्स ने अपने समय की अराजक परिस्थितियों को देखते हुए निरंकुश राज्य का समर्थन किया। जो उसके हालात थे, उस वक्त उस हालात के हिसाब से उनको लगा कि भाई एक ऐसा राजा होना चाहिए जो निरंकुश हो, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो, वो बेहतर तरीके से शासन व्यवस्था को संभाल सकता है। उनको ऐसा लगा, इसलिए उन्होंने, उनके विचारों में हमें इस चीज की झलक देखने को मिलती है। जबकि लॉर्ड ब्राइस ने लोकतांत्रिक देश की शासन प्रणालियों का व्यवहारिक अध्ययन किया। उनके समय के अनुसार उन्हें लोकतंत्र ज्यादा बेहतर लगा, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र का समर्थन किया और उसका अध्ययन किया। यह अवलोकन कुछ मूल्य मान्यताओं पर आधारित होता है, जिनके बिना तथ्यों का सही संकलन संभव नहीं है। तो हर इंसान की सोच और विचारधाराओं पर उनके काल परिस्थितियों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जो विचारक जिस हालात में रहेगा, उसके विचार उससे काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की, यानी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन की। इस चरण में एकत्रित तथ्यों और घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। अनावश्यक सामग्री को अलग कर तथ्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा जाता है तथा कारण और कार्य के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया से जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, वही सिद्धांत कहलाते हैं। इसे सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन भी कहा जाता है। किसी सिद्धांत की वैज्ञानिकता इस बात पर निर्भर करती है कि तथ्यों की व्याख्या कितनी निष्पक्षता और ईमानदारी से की गई है। अब बात करते हैं तृतीय चरण की, यानी मूल्यांकन, वैल्यू जजमेंट। सिद्धांत निर्माण में तथ्य और मूल्यांकन दोनों का समान महत्व होता है। कोई भी राजनीतिक विचारक केवल तथ्यों या केवल मूल्यों के आधार पर सिद्धांत नहीं बना सकता। राजनीतिक लेखक को वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों भूमिकाएं निभानी पड़ती है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसे मूल्यों का मूल्यांकन करते समय विचारक का स्वभाव और रुचियां प्रभाव डालती है, किंतु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला विचारक व्यक्तिगत झुकाव से ऊपर उठकर निष्पक्ष निष्कर्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण कालक्रम के आधार पर। राजनीतिक सिद्धांत को कालक्रम और विकास के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यह विभाजन हमें यह समझने में मदद करता है कि समय के साथ साथ राजनीति को देखने का नजरिया कैसे बदला। इस क्रम में सबसे पहले है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी। यह काल प्राचीन यूनान, प्लेटो, अरस्तु से लेकर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक माना जाता है। इस काल में दार्शनिक दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन पर जोर दिया जाता था तथा इस काल का मुख्य लक्ष्य एक आदर्श समाज और राज्य की कल्पना करने पर था।
इस काल की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। यह मुख्यतः आदर्शात्मक नॉर्मेटिव है। राजनीति से यह प्रश्न पूछता है कि राज्य और सत्ता कैसी होनी चाहिए। नैतिकता और मूल्यों को केंद्रीय स्थान देता है। इस काल के मुख्य विषय इस प्रकार है। न्याय, नैतिकता, सदाचार, आदर्श राज्य, कानून और वैधता। इस काल के प्रमुख विचारक हैं प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, ज्यों जॉक रूसो। इस काल की अध्ययन पद्धति है दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी एवं नैतिक विश्लेषण। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पे आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसका उदय दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ, जिसे व्यवहारवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन पर जोर दिया जाता था तथा इस काल का मुख्य लक्ष्य राजनीति को एक विज्ञान की तरह समझना और मापना था। इस काल की मुख्य विशेषताएं हैं, यह यथार्थवादी एवं अनुभवजन्य है। राजनीति कैसी होनी चाहिए के बजाय राजनीतिक वास्तव में कैसे काम करती है, इस बात पर बल देता है। इस काल का मुख्य विषय है शक्ति, राजनीतिक व्यवहार, मतदान प्रक्रिया, राजनीतिक प्रणाली, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। इस काल के मुख्य विचारक हैं डेविड स्टन, रॉबर्ट डहल, हेरोल्ड लॉसवेल। इस काल की अध्ययन पद्धतियां हैं वैज्ञानिक, सांख्यिकीय, सर्वेक्षण एवं आंकड़ों पर आधारित। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। 1970 के दशक से वर्तमान तक के समय को समकालीन काल माना जाता है। इसे अक्सर उत्तर व्यवहारवाद के बाद का दौर कहा जाता है। इस काल में विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अध्ययन पर जोर दिया जाता था। इस काल का मुख्य लक्ष्य न्याय, स्वतंत्रता और वर्तमान समस्याओं का समाधान था। इस काल की मुख्य विशेषता है, यह मूल्यों और तथ्यों दोनों को महत्व देता है। व्यवहारवाद की सीमाओं का आलोचना करता है। इसे उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा जाता है। इस काल के मुख्य विषय हैं सामाजिक न्याय, मानवाधिकार, लोकतंत्र, नारीवाद, बहुसांस्कृतिवाद, पर्यावरण राजनीति। इस काल के प्रमुख विचारक हैं जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक, हन्ना आरेडेंट। इस काल की प्रमुख अध्ययन पद्धति है आलोचनात्मक विश्लेषण, समस्या उन्मूलन अध्ययन, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय।